नमस्कार, मैं हूं राजीव और मेरे साथ हैं आज जाने माने पत्रकार और अब YouTube पर अपनी अच्छी एक संस्था जमा चुके ओंकार चौधरी जी, जिनका YouTube नेटवर्क आप OCN नेटवर्क के नाम से जानते हैं और साथ ही इनके अपने नाम से भी ओंकार चौधरी शो नाम से भी एक अलग चैनल है। ये 2 चैनल इनके हैं जिन पर आप इन्हें नियमित रूप से देखते हैं। आज इन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। बहुत स्वागत है ओंकार जी। आज हमारा मसला है कि भारत बंद के नाम पर यह जो दादागिरी हमें आज देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम जगहों पर दिखी, इसको किस रूप में देखते हैं आप? एक तो ये कि कुल मिलाकर के जिस तरह से देशव्यापी आंदोलन बताया जाता है, कहा जाता है, उसका कितना देशव्यापी असर आपको दिखा और जहां दिखा वहां समर्थन दिखा या दादागिरी दिखी? नहीं, एक तो राजीव भाई, अगर समग्रता में आज के तथाकथित भारत बंद पर टिप्पणी करूं तो ये पूरी तरीके से विफल है। बल्कि मैं कहूँगा कि अराजकतावादियों ने जबरन लोगों के रास्ते रोके हैं, उनको फिर से परेशान किया है। बहुत लंबी लंबी जाम हमने देखी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, खास तौर से दिल्ली के आसपास का जो ये विशेष रूप से गुड़गांव, जो दिल्ली गुड़गांव सीमा है और जो दिल्ली नोएडा सीमा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखा। बहुत लंबी कतारें दिखी, बहुत लंबी कतारें दिखी और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा दिखाई दिया, आक्रोश दिखाई दिया कि आखिर ये क्या मजाक है और क्या जनजीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें हम, तो पृष्ठभूमि क्या है? आज 27 सितंबर है। आज से 22 दिन पहले इन्होंने मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत की थी किसानों के नाम पर, कृषि कानूनों के नाम पर। तो फिर 22 दिन के भीतर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक और इस तरह का प्रदर्शन इनको करना पड़े? जरूरत क्या है इसकी? आपने, अगर आपके हिसाब से, अगर आपने अब तक की सबसे बड़ी पंचायत कर दी, महापंचायत कर दी, जमावड़ा कर दिया, मुजफ्फरनगर में अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया, और वो इसलिए ताकि सरकार पर दबाव पड़े और वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बारे में पुनर्विचार करना शुरू करे, तो फिर 22 दिन के भीतर ही ये तीसरा भारत बंद। ओंकार जी, आप ये 22 दिन कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कहीं ये अगले चुनाव तक, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव तक, ये हर हफ्ते कुछ ना कुछ अब इस तरह का शुरू न कर दें अपना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि इनके पीछे जो तमाम राजनीतिक दल हैं जिन्होंने आज के इस भारत बंद को समर्थन भी दिया, उनका जो सबसे पहला बड़ा मोर्चा खुल रहा है वो तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं उससे 100% सहमत हूँ। और 5 सितंबर की जो इनकी जबान थी मुजफ्फरनगर की इनकी पंचायत, उसमें क्या थी? इन्होंने कहा कि योगी को हराओ, मोदी को हराओ, योगी को भगाओ, मोदी को भगाओ। इसके अलावा आप कृषि कानूनों में क्या गलत है ये उस पंचायत में भी नहीं बता पाए। नंबर 2, आप किसानों की पंचायत है, कृषि कानूनों को लेकर के रोष प्रदर्शित करने के लिए पंचायत आपने रखी है, और आप वहां अल्लाहू अकबर के नारे अगर लगाते हैं, इसका क्या मतलब है? कृषि कानूनों से अल्लाहू अकबर के नारे का रिश्ता क्या है, जरा यही डिफाइन कर दें। तो विशुद्ध रूप से ये अब सियासी आंदोलन है। और डे 1 से जिनको ये गलतफहमी थी कि ये कोई किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन छेड़ रहे हैं या कृषि कानूनों में कुछ ऐसा है जो किसानों के खिलाफ जाता है, उनकी गलतफहमी अब बहुत हद तक दूर हो चुकी है। और लगातार जब से ये शुरू हुआ है 26-27 नवंबर 2020 से, तब से लेकर के अब तक का इनका अगर रवैया देखें, ये लगातार झूठ बोलते आए हैं, ये लगातार लोगों को गुमराह करते आए हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये यहाँ आकर के बैठे थे तो दिसंबर के पहले हफ्ते में ही
इनको कॉल कर लिया गया था बातचीत के लिए। 11 दौर की बातचीत हुई कृषि मंत्री से और पीयूष गोयल के साथ में और सोम प्रकाश के साथ में। 11 दौर की बातचीत में भारत सरकार लगातार इनसे ये पूछती रही कि भाई आप ये बताइए कि इन 3 कृषि कानूनों में परेशानी क्या है, इनमें से कौन से बिंदु ऐसे हैं जो किसानों के खिलाफ आपको लग रहे हैं, कहाँ लिखा है कि यदि वे किसानों की जमीन बिंदुवार हड़प बात ली करने जाएगी। पर आ जाएंगे फिर तो उनकी कलई खुल जाएगी कि ये किसानों का नहीं, व्यापारियों का, आढ़तियों का मसला लेकर के बैठे हुए हैं। मैं एक चर्चा सुन रहा था अभी एक टेलीविजन चैनल पर, रिकॉर्डेड थी, पहले प्रसारित हो चुकी है। उसमें इनके एक नेताजी पधारे हुए थे और वो लगातार इस पर अड़े हुए थे कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। जब उनसे पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं क्या इसको सिद्ध कर सकते हैं, कुछ बिंदु बता सकते हैं, तो वो बिंदु बताने को तैयार नहीं थे। जब उनसे पूछा गया कि 3 कृषि कानूनों में क्या कमी है, बिंदुवार जरा बता दीजिए, 10-5 बातें बता दीजिए, वो नहीं बता पाए। तो जो राग डे 1 से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष राहुल गांधी आलाप रहे हैं काले कानून, काले कानून, तो भैया सफेद कानून बता दो कौन से हैं। तुम सफेद कानून भी नहीं बता पा रहे हो और काले कानून कहकर सफेद के कानून पंजाब में आप लागू है एक, जहां पर किसान को जेल भेजने का इंतजाम है। हाँ, 5 साल की जेल का प्रावधान है वहां पर और कड़ा अर्थदंड भी लगाने का प्रावधान है। लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे, आपकी अपनी सरकार ने क्या कर रखा है ये नहीं बताएंगे। एक्चुअल में लगता ये है राजीव जी कि मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बड़ी गलती कर, और वो बड़ी गलती क्या है, उन्होंने ये कह दिया कि 2022 तक मैं इस देश के किसानों की जो आमदनी है वो 2 गुना करने की दिशा में बढ़ रहा है और हम लोग ये संकल्पित हैं इस बात को लेकर के कि 2022 तक इस देश के किसानों की आमदनी हम 2 गुना कर देंगे। और ये जो उनका संकल्प था और या उस दिशा में जो बढ़ने की उनकी कवायद थी पूरी, चाहे किसानों की जेब में हर चौथे महीने 2,000 रुपए की किस्त जा रही हो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तौर पर, या अलग अलग जो उन्होंने सुधार किए, जैसे कृषि की जो उर्वरा शक्ति है उसकी मैपिंग हो रही है, उस पर रिपोर्ट तैयार हो रही है, किसानों को रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, भाई आपके पास जो ये खेत है इसमें अगर इस तरह की फसलें बोएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी उपज देगी, ये जो दूसरा खेत है इसकी मिट्टी इस तरह की है, यहाँ अगर इस तरह की फसल बोएंगे तो आपको लाभ होगा। ये काम जो वो गुजरात में ऑलरेडी कर चुके थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वो पूरे भारत में करना चाहते थे। इसी तरीके से जो एमएसपी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, हर सीजन में आप देखेंगे तो पिछले सीजन के मुकाबले एमएसपी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो उन्होंने सुधार किए हैं कि जो अब तक आड़तियों के पास पहले उनका भुगतान जाता था, फसल का जो खरीदी होती थी, प्रिक्योरमेंट का, वो अब डायरेक्ट उन्होंने कर दिया कि किसानों के खाते में ही जाएगा, वाया आड़ती या व्यापारी नहीं जाएगा। और इसको भी पंजाब सरकार ने तो बहुत दिनों तक रोक के रखा। बाद में जब केंद्र सरकार ने धमकी दी कि भाई हम आपको भुगतान करेंगे ही नहीं, रुक जाएगा सारा पैसा, तब जाकर के उन्हें मजबूरी में करना पड़ा। बिल्कुल, तो इन्होंने एक्चुअल में सबसे ज्यादा परेशानी इन 3 कृषि कानूनों से किसको हुई है? आड़तियों को, व्यापारियों को, अमीर किसानों को और उन लोगों को जो इन आढ़तियों से चंदा भी लेते हैं पार्टी फंड के लिए और जिनके एक्चुअल में परिवार आढ़ती बने बैठे हैं। अब ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान है क्या? इसकी आढ़त की दुकान है। दूसरे, इसकी पत्नी कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है आम आदमी पार्टी के टिकट पर। ये डॉक्टर दर्शन पाल कौन है? ये जो आपके वामपंथी दल हैं उनसे रिलेटेड है सीधे सीधे। ये योगेंद्र यादव कौन है? योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी में रहे हैं, वहां से
धकिया करके निकाले गए हैं प्रशांत भूषण के साथ। उसके बाद अपनी पार्टी खड़ी करी है, चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। ये राकेश टिकैत कौन है? एक बार निर्दलीय मुखी खा चुके हैं खतौली असेंबली इलेक्शन में, एक बार राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर अमरोहा से मुखी खा चुके और दोनों चुनाव में जमानत जब्त करवा चुके हैं। युद्धवीर से लेकर के राज्यपाल तक और जितनी भी ये किसान यूनियनें हैं, सो कॉल्ड किसान यूनियनें हैं, ये किससे प्रेरित हैं, किससे निर्देशित हैं, किससे वित्त पोषित हैं, किसके इशारे पर ये मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं और क्यों छेड़े हुए हैं, इसका भेद अब खुल चुका है लोगों के सामने। जी, बल्कि पहले थोड़ी बहुत इन्होंने पर्दादारी रख ली थी, अब वो पर्दादारी भी हट गई है एक तरह से। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि आज जो इन्होंने भारत बंद बुलाया, ठीक है, कहीं कहीं पर इन्होंने अपनी दादागिरी दिखाई और उसके चलते जनता को तकलीफ़ें भी हुई, कई कई किलोमीटर के जाम लग गए, हम खास करके दिल्ली की सीमा पर। लेकिन इसके अलावा जब आप भारत बंद कहते हैं तो आपको पूरे देश में एक जन समर्थन दिखना चाहिए। वो जन समर्थन क्या आपको दिखा? इससे पहले जब मार्च में भी इन्होंने इसी तरह से भारत बंद आयोजित किया था, तब कहीं दिखा था क्या? या आंदोलन की शुरुआत में भी इन्होंने पिछले साल भारत बंद किया था? अब बार बार जब ये इस तरह से भारत बंद बुलाते हैं और जब सबको यह दिखता है कि भाई कुछ चुनी हुई जगहें हैं जहाँ पर इन्होंने अपने खूंटे गाड़ रखे हैं और मोदी सरकार कुछ राजनीतिक मतलब कारणों से यूं कि मुद्दा न बने, हम ज़्यादा सख्ती करेंगे तो वो उसका मुद्दा बनाएंगे, इसलिए उनकी तंबू कनात वहाँ से उखाड़ नहीं रही है मोदी सरकार। इसलिए जहाँ पर ये जमे हुए हैं वहाँ पर थोड़ा असर दिखा। आप एक रास्ते पर कहीं पर बैठ जाएंगे, जाम कर देंगे तो उसके पीछे तमाम गाड़ियों की कई किलोमीटर की लाइन लग ही जाएगी। लेकिन इसके अलावा देश भर में क्या आपको जन समर्थन दिख रहा है इस आंदोलन के प्रति? एक्चुअल में राजीव जी, हमें ना दिखाई दे रहा हो, आपको ना दिखाई दे रहा हो, मीडिया के एक पार्ट को भी ना दिखाई दे रहा हो, पर मीडिया का एक वर्ग ऐसा है जिसको दिखाई दे रहा है कि पूरा भारत बंद है और बहुत व्यापक असर है इसका, दूर दूर तक व्यापक असर है। इनको भी दिखाई दे रहा है जो सड़कें जाम कर रहे हैं, लोगों का जीवन नरक किए हुए हैं, इनको भी लग रहा है कि भारत बंद पूरा सफल है और हमारा जो कारनामा है जो हम कर रहे हैं इसके इसके पीछे जो उनकी मंशा है उसमें सफल है। सवाल एक्चुअल में सबसे बड़ा ये है कि बार बार भारत बंद क्यों, बार बार ट्रेन को, सड़कों को रोकने की ये कवायद क्यों, और ये जो तरीका है, ये जो तौर तरीका है, ये किसका रहा है? ये वामपंथी जमातों का रहा है जो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए, अपने बिखर गए कैडर को फिर से आंदोलित करने के लिए, एकजुट करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए ये तौर तरीके, ये हथकंडे अतीत में भी अपनाते रहे। आज के भारत बंद में भी ओंकार जी, यदि आप देखें जितनी टेलीविज़न पर खबरें मैंने देखी और उसमें जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन के दृश्य दिखाई दिए, कहीं कहीं पर कुछ किसान संगठनों के, खासतौर पे पंजाब वाले दिखे। अगर आप बाकी कहीं भी देखें तो सब जगह आपको ये लाल झंडे वाले 4 लोग ही नजर आए, वही दिखाई देंगे आपको, क्योंकि त्रिपुरा से इनका बंडल बन चुका है, इनका बोरिया बिस्तर बन गया है, वहां भारतीय जनता पार्टी आ गई। पश्चिम बंगाल में क्या इनकी गति हुई है और कांग्रेस की हुई है, ये भी आप और हम देख रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मरी गिरी हालत में भी 20-22 विधानसभा सीटें तो वामपंथियों की आ ही गई थी, कांग्रेस की भी 44 आ गई थी। वामपंथियों को भी कुछ वोट शेयर मिल गया था, कांग्रेस को भी मिल गया था। पर इस चुनाव में क्या हुआ? 0 सीटें वामपंथी दलों की, 0 सीटें कांग्रेस की। त्रिपुरा में अब इनको वापसी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ले देकर के केरल में विजयन की वजह से या कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वहां अधिकांश लोकसभा सीटें मिल गई थी, जीतने में वो कामयाब हो गई थी
और उस समय लगा था कि केरल में जो एक परिपाटी चली आ रही है कि हर 5 साल में सरकारें चेंज हो जाती हैं, शायद कांग्रेस को एक और स्टेट मिल जाएगी, लेकिन ना केरल में मिली, ना असम में मिली। और केरल में वामपंथी अगर फिर से सत्ता में आए हैं तो विजयन की वजह से, वो कोई सीताराम येचुरी की वजह से या डी राजा या दूसरे इनके जो बाहर के कैडर के लोग हैं उनकी वजह से नहीं, वहां अपनी और कांग्रेस की कमजोरी की वजह से वो आ गए। इनको लगता है किसी जमाने में ये पंजाब में हुआ करते थे, कुछ कुछ पॉकेट्स में इनकी सीटें आ गया करती थी। हरियाणा में भी एक समय में कुछ कुछ असर था इनका। तो एक तो ये इस तथाकथित कृषि कानूनों को लेकर के छेड़े गए आंदोलन के जरिए वापस आना चाहते हैं, अपने कैडर को खड़ा करना चाहते हैं। दूसरे, ये मोदी सरकार को किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर बदनाम करना चाहते हैं। सीएए का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी इनका यही प्रयास था, किसी तरीके से हिंसा हो जाए, किसी तरीके से मोदी सरकार इनको धकिया करके सड़क से हटा दे, इनके डेरे तंबू उखाड़ करके फेंक दे, तो फिर हम वो करें जो पर्दे के पीछे तैयारियां हैं। और जब मोदी सरकार ने इनकी वो मनोकामना पूरी नहीं की, तो भी जब डोनाल्ड ट्रंप और उनका परिवार दिल्ली यात्रा पर आया, गांधीनगर और ताजमहल होते हुए, तो यहाँ हिंसा कराई गई, दंगा कराया गया, 50 से ज़्यादा लोग मौत की नींद सुला दिए गए, प्रॉपर्टी को आग लगाई गई, ताकि पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया का जो मीडिया था उसका फोकस उस समय नई दिल्ली पर था, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति नई दिल्ली की यात्रा पर थे। तो इन्होंने ठीक वही समय चुना कि अब ठीक रहेगा, अब हिंसा भड़काओ, और वो सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काई गई ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन मोदी सरकार ने फिर भी संयम बरता। हमने, आपने सबने देखा, रात को टेलीविजन चैनलों पर एनएस से खुद दिल्ली की सड़कों पर निकले, वो दोनों इलाकों में गए, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी, हिंदू बाहुल्य इलाकों में भी, सबके कंधों पर हाथ रखे, शांति बरतने को कहा, समझाया कि कुछ ताकतें हैं जो भिड़ाना चाहती हैं, इसको फैलाना चाहती हैं, पूरे देश में फैलाना चाहती हैं, इस साजिश को समझो। समझ गए। तीसरे दिन, चौथे दिन दंगा शांत हो गया। लेकिन उसके बाद फिर किसान आंदोलन के नाम पर यहाँ दिल्ली में भी बैठाए गए, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, और अगर हम देखें तो लगातार इनकी तरफ से ये प्रयास हुए हैं कि किसी तरीके से गोली चल जाए। गणतंत्र दिवस के दिन ही क्या जिद मारी थी कि हम इसी दिन ट्रैक्टर परेड भी निकालें। गणतंत्र दिवस को ही ट्रैक्टर परेड क्यों निकालें? और अल्टीमेटली कई दौर की बातचीत के बाद जब इनको परमिशन दे दी गई, तो ये इस पर सहमत हुए कि 3 रूट हैं, हम आपको अंडरटेकिंग देते हैं, हम उन 3 रूट पर निकाल लेंगे, और जितनी संख्या में आप बता रहे हो उतने ट्रैक्टर लाएंगे, उतने ही लोग उस पर रहेंगे। लेकिन क्या हुआ? सुनियोजित तरीके से लाल किला, जो हमारे डेमोक्रेटिक पूरे सिस्टम का एक प्रतीक बन चुका है, जहां से हर साल 15 अगस्त को इस देश का प्रधानमंत्री तिरंगा फहराता है और राष्ट्र को संबोधित करता है, पूरी दुनिया को एक संदेश देता है, उस लाल किले को अपमानित किया गया, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया। और मैं उसको लाल किले पर अटैक नहीं मानता, मैं उसको भारत पर अटैक मानता हूँ। और उसके पीछे जो भी ताकतें हैं जो विदेशों में बैठी हुई है, जिनकी वो चाल थी, और उससे पहले जितनी फोन कॉल आ रही थी, चाहे अमेरिका से, चाहे कनाडा से, चाहे यूके से, उनमें लगातार ये चेतावनी दी जा रही थी कि गणतंत्र दिवस को पब्लिक सड़कों पर ना निकले, लेकिन ओंकार जी, घरों से बाहर ना निकले। क्या उस समय मोदी सरकार से एक रणनीतिक चूक हुई? क्योंकि जिस समय लाल किले का अपमान हुआ, उस समय देश भर की भावनाएं इस आंदोलन से हट चुकी थी, और उस समय यदि मोदी सरकार इस आंदोलन के सारे डेरे तंबू कनात हर जगह से हटा देती तो कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, यहाँ तक कि पूरे देश के किसान समुदाय के बीच में भी कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उसके बीच में आपने इंतज़ार किया, उसके बीच में हमें 4 नकली आंसू दिखे, और उसके बाद फिर ये तंबू कनात वापस जो उखड़ते हुए दिख रहे थे वो वापस जम गए वहाँ पर। तो क्या वहाँ पर मोदी सरकार से एक रणनीतिक चूक हुई है?
राजीव जी, ऐसा हम सोचते हैं कि रणनीतिक चूक हुई है, लेकिन जो आदमी सत्ता में बैठा हुआ है उसके पास बहुत सारे इनपुट होते हैं। और जो मेरी जानकारी है, बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट देश के भीतर से भी थे, बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट बाहर से भी आ गए थे। और ये लोग बहाना तलाश कर रहे हैं, जो विदेशों में बैठे हुए लोग हैं वो केवल एक बहाना तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कहीं भी जरा सी भी हिंसा भड़क जाए, कहीं लाठीचार्ज, कहीं गोली चल जाए, 10, 20, 50 लोग अगर मर जाए तो उसके बाद फिर वो नंगा नाच करने के लिए कूद पड़ेंगे मैदान में। और जो उनके स्लीपर सेल हैं वो उनको भी कहेंगे कि जहां अब जहां यहाँ जितना से आगे आप आगे की तस्वीर आपको क्या दिखती है? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा उत्तर प्रदेश चुनाव तक, या पंजाब के चुनाव तक, या 2024 तक चलता रहेगा, अगले लोकसभा चुनाव तक, और उसके बाद ही कुछ होगा? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो आकलन किया है, आप भी बहुत लंबा अनुभव रखते हैं पत्रकारिता का, मुझे भी करीब करीब 40 साल का अनुभव तो है, और अलग अलग समाचार पत्रों में रहे हैं, देखा है, आंदोलनों को भी देखा है, और अलग अलग राजनीतिक घटनाक्रमों को भी देखा है। बहुत सारे प्रधानमंत्री बनते देखे हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री जाते हुए देखे हैं, अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव भी देखे हैं। जो इस तरह के आंदोलन चलाने वाले, जिनको सही शब्द दिया था प्रधानमंत्री ने, आंदोलनजीवी होते हैं, उनका कोई राजनीतिक क्षय नहीं होता है, यानी राजनीतिक प्रभाव नहीं होता है। जब जब इन लोगों ने राजनीति में आकर के हाथ आजमाने की कोशिश की है, जनता ने उनको सीधे सीधे रिजेक्ट किया है। इनको अगर गलतफहमी है, जो यहाँ पिछले 10-11 महीने से वित्त पोषण के बाद जमे हुए हैं कि ये किसी चुनाव पर कोई रत्ती भर भी असर डाल पाएंगे, तो इनको ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए दिमाग से। और अगर इनके पीछे जो लोग हैं, जो वित्त पोषित कर रहे हैं, इनको यहाँ बैठाए हुए हैं अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करने के लिए, अगर उनको भी कोई गलतफहमी है तो बहुत हद तक वो गलतफहमी वैसे तो वेस्ट बंगाल से निकल जानी चाहिए थी। वेस्ट बंगाल में जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारी है, मैं उनसे सहमत ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10.3% वोट से 38.4% वोट शेयर तक पहुंच गई, 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंच गई। तो भारतीय जनता पार्टी कहां से हार गई? हारे हैं ये लोग जो साजिशन इस आंदोलन को चलवाए हुए हैं, यानी कांग्रेस और वामपंथी। इसी तरीके से आप पंजाब में देखिएगा क्या हश्र होगा, आप उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में देखिएगा। उत्तराखंड में मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पर कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनका कोई मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। इसी तरीके से जो आने वाले अन्य चुनाव हैं, यानी गुजरात का, हिमाचल का 2022 के आखिर में, वहां इस आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे ही 2-2.5 प्रदेश का आंदोलन है। और 2-2.5 प्रदेशों में भी कुछ कुछ पॉकेट के कुछ इनके समर्थक हैं, कुछ इनके रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको चुनाव लड़ना है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए भीड़ जुटा लेते हैं, जगह जगह पंचायतें करवा लेते हैं, वहाँ एक रैली नुमा भाषण हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं। उन्हीं की कीमत पर उनको लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी नैया पार लगा सकते हैं। तो इनको एक टूल की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस्तेमाल होने से इनका आर्थिक फायदा हो रहा है। और जो टेलीविज़न चैनल 24 घंटे अपना पेट भरने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए, और उन टीवी चैनलों में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति से नफरत करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को गालियां सुनाने वाला अगर कोई भी मिल जाए उनको, तो वो उसको पकड़ करके उनके इंटरव्यू दिन में अगर 2 बार भी मिल जाए तो वो दिन में 2 बार भी प्रसारित करने को तैयार है।
और 20-20, 22-22 मिनट के इंटरव्यू 2 बार प्रसारित करने को तैयार है। तो ऐसे सब ये जो कॉकटेल है, ये जो घालमेल है, ये सारी शक्तियां एकजुट हो गई हैं और ये सारा इकोसिस्टम जो है वो अपने प्रयास जारी रखे हुए है। लेकिन धरातल पर जाकर के जब आप बात करेंगे लोगों से, आपकी समझ में आ जाएगा कि इनकी कोई साख नहीं है, कोई इन पर भरोसा नहीं करता है। ये सब किसानों का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर रहे हैं, ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर रहे हैं। तो इनको अगर गलतफहमी है तो ये इस तरह की हरकतें करते रहें। जिस तरह के हम रिएक्शन सोशल मीडिया पर इस समय देख रहे हैं अलग अलग जाम में फंसे हुए लोगों के, उससे मोदी सरकार को भी गालियां मिल रही हैं कि भाई आपने ये क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, आप इनको क्यों नहीं लठिया करके अलग कर देते, यहाँ से भगा देते, इन्होंने हमारा जीना दूभर कर रखा है। और इनको तो गालियां पड़ ही रही। ये तो क्या लगातार जनता की ये बन ही रही। तकलीफें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी दिख रही होंगी, या वो अभी आराम से सोते रहेंगे जब तक ये लोग याची बन के कुछ नई फरियाद लेकर के उनके पास नहीं जाएंगे, तब तक उनकी नींद नहीं खुलेगी? पिछले दिनों एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी और ये कहा गया था कि टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर की वजह से आसपास के लोगों को बहुत परेशानी है, व्यापारियों को बहुत परेशानी है। 8,000 के आसपास औद्योगिक इकाइयां या तो बंद हो गई हैं या उनके परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ा है। उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी पर समय से जा नहीं पा रहे हैं, उत्पादन घट गया है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि भाई जो टोल प्लाजा है उनको इन्होंने फ्री कर रखा है, हाईवे अथॉरिटी को जो है वो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे ज्यादा क्या कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाइए, उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है, वही इस मामले में सुनवाई करें। तो फिर आप स्वतः संज्ञान छोटी छोटी चीजों का लेते हैं, लेकिन 10-11 महीने से लोगों का जीवन नरक बना करके इन लोगों ने रखा हुआ है। सड़कें कब्जाई हुई हैं, हजारों करोड़ रुपए की लागत से जो सड़क, जो एक्सप्रेसवे 14 लेन का बनाया था मोदी सरकार ने, जो आपके दिल्ली से लेकर के और आगे डासना तक और हापुड़ और मेरठ तक जाता है एक्सप्रेसवे, उसको रोके बैठे हैं। उस हाई एक्सप्रेसवे के बनवाने का फायदा क्या हुआ अगर जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा? यहाँ पर एक तो बड़ा ये प्रश्न ओंकार जी, एक बड़ा प्रश्न जी मेरे जी मन में यह आता है कि क्या ये भारत बंद जैसी चीज़ें, या कहीं भी भारत बंद छोड़ दीजिए, किसी एक प्रदेश का बंद हो, किसी एक ज़िले का बंद हो, अब ये बंद आमतौर पे जबरिया होते हैं। मतलब कोई भी स्वेच्छा से अपनी दुकान बंद नहीं करता, अपनी गाड़ी बंद नहीं करता, सड़क पर निकलना बंद नहीं करता। यहाँ तक कि यदि मान लीजिए कि इस भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन है और कांग्रेस का समर्थक कोई दुकानदार होगा, वो भी नहीं चाहेगा कि उसकी एक दिन की दुकानदारी मारी जाए। तो क्या ये बंद का जो तरीका है, क्या ये राजनीतिक विरोध दिखाने का, राजनीतिक शक्ति दिखाने का ये जो तरीका है वो आउटडेटेड हो चुका है, पुराना पड़ चुका है? आज की जनता की आकांक्षाएं जो हैं या जनता की जो सोच है, इससे कोई तालमेल नहीं है बंद करने के इस तरीके का। और यदि राजनीतिक दलों को या दूसरे संगठनों को अपनी ताकत दिखानी है, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो ज़रूर दिखाएं, चाहे जिस भी मुद्दे पर दिखाएं। तो उसके लिए उन्हें कुछ नए तरीके निकालने पड़ेंगे जो आज की सोच के हिसाब से मेल खाते हों। ये 30 साल 40 साल पुराना तरीका था, जब आपको 80 के दशक में, 90 के दशक में हर 4-6 महीने पर कोई ना कोई भारत बंद दिखता था। और आज की तारीख में जो भारत बंद हुआ है उसके मुकाबले उसका बहुत बड़ा असर हुआ करता था पहले। तो आपको याद होगा, उस समय आप बहुत एक्टिव रिपोर्टिंग में होंगे, मैंने छात्र जीवन में वो सब देखा बिल्कुल है। बिल्कुल। जिस समय जब भारत बंद होता था तो वाकई देश भर में पहिए रुक जाते थे, रेल के और बाकी सारी गाड़ियों के भी पहिए रुक जाते थे, थम जाते थे, सारी ज़िंदगी थम जाती थी देश भर में। लेकिन आज आप सोचें कि वही राजनीति हम करेंगे तो शायद वह दौर बीत चुका है और जनता की सोच उससे आगे निकल चुकी है।
एक तो एक्चुअल में हमें ये समझना पड़ेगा राजीव जी कि जब भारत बंद का आह्वान किया जाता था तो वो किनके द्वारा किया जाता था, और जिनके द्वारा किया जाता था जनता का उन पर भरोसा था या नहीं। अगर ऐसी लीडरशिप के द्वारा भारत बंद का या किसी भी तरह के बंद का आह्वान किया जाता है जिस पर भरोसा करें लोग, तो वहां गुंजाइश बढ़ जाती है। नंबर दो, मुद्दे क्या होते थे? वो सीधे जनता की रग पर हाथ रख करके ये समझते थे कि जनता इन इन मुद्दों से वाकई परेशान है, पीड़ित है, वो चाहे नीतियां हो या दूसरी चीजें हों। तो जनता को लगता था कि ये हमारे ही मन की, हमारी जो पीड़ा है, जो हम भोग रहे हैं, उन्हीं को उठा रहे हैं, उसी के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो जो सिस्टम है, जो सरकार है, उस पर एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए नाराजगी का प्रदर्शन जरूरी है। इसलिए सब एकजुट हो जाते थे, चाहे व्यापारी हों, चाहे शिक्षण संस्थान वाले हों, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट वाले हों, चाहे रेलवे हो, चाहे जितना भी, वो सब, यहाँ तक के हवाई यात्राओं पर भी, उड़ानों पर भी उसका असर देखने को मिलता था, बड़ा प्रभावी होता था वो। लेकिन आज ये रोज रोज का तमाशा करने वाले, हर तीसरे महीने एक नया भारत बंद बुलाने वाले कौन लोग हैं? इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्या वाकई ये वो उठा रहे हैं भारत बंद के जरिए? तो जनता के मुद्दे तो नहीं है, यहाँ तक कि किसानों के भी मुद्दे नहीं है। किसान तो खुश है, 3 कृषि कानूनों से आम किसानों का कोई विरोध नहीं है उनको। नहीं, और लेकिन मेरा जो ये कहना तीन है, कृषि मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि चलिए मान लीजिए एक बार को यदि मुद्दा जनता की तकलीफ़ों से जुड़ा हुआ भी हो, आयोजन करने वाला बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति या संगठन भी हो, दल भी हो, तो भी ऐसे दल भी यदि आज की तारीख में भारत बंद आयोजित करना चाहेंगे तो जनता उससे बहुत खुश होकर के उसके साथ नहीं जाएगी। आज की जनता अब इन सब चीज़ों से अलग अपना रोज़मर्रा का जो काम है उसको बाधा में नहीं डालना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए एक दिन भी मायने रखता है। तो ऐसे में यदि आपको शक्ति दिखानी है, यदि आपको विरोध दिखाना है, तो उसको आज के बदले हुए युग के हिसाब से आपको नए तरीके निकालने पड़ेंगे। वो डिजिटल का तरीका हो सकता है, वो किसी और तरीके से आप सांकेतिक रूप में अपनी शक्ति दिखा सकते हैं, लेकिन आप देश भर के पहिए रोक दें यदि आपकी क्षमता है भी। आज तो हमें नहीं दिखा देश भर में पहिया रुकता हुआ, लेकिन यदि किसी संगठन की क्षमता हो भी और वो देश भर में पहिया रोके भी, तो आप जरा सोचिए कि देश भर का कितना नुकसान हो जाएगा उस एक दिन में। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो 10 महीने से, 11 महीने से एक ही बात लगातार कह रहे हो, कान खोल करके सुन ले सब, दिल्ली इनके बाप की नहीं, हम गोला लाठी डाल देंगे, हम इनका बक्कल उतार देंगे, जो इसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 10 महीने से। आज भी सुना, पर्चे फाड़ देंगे क्या सरकार के। तो आप क्या क्या आपने, अगर मैं विशुद्ध वो देहात में बोले जाने वाला शब्द यूज करूं, तो आपने सरकार का क्या उखाड़ लिया? आपने सरकार का को कौन सी मुसीबत में डाल दिया, या सरकार को कौन सी परेशानी में खड़ा कर दिया जिससे वो एकदम घबरा गई हो कि भाई नहीं नहीं आप आ जाइए, बैठिए, बात करते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर ले। कहीं सरकार में कोई परेशानी, कोई घबराहट, कोई इस तरह का भाव दिखाई दे रहा है क्या? वो तो बड़े निश्चिंत है, सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, शुरू के 1-1.5 महीने जरूर आपके साथ एंगेज रही कि भाई सुन लेते हैं इनकी, एक मैसेज दे दिया सभी किसानों को और देश को कि भाई हम इनकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम संवेदनशीलता से इनकी बात सुनना समझना चाहते हैं। और यहाँ तक भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि हम संशोधन के लिए भी तैयार हैं, अगर ये हमें बता दें कि कौन कौन सी धाराएं उपधाराएं हैं इन कानूनों में, तो हम उसमें संशोधन भी कर देंगे। हम कोई ऐसी हठधर्मी लेकर के नहीं बैठे कि जो हमने 3 कानून बना दिए वो पूरी तरीके से पवित्र ही हैं, उनमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। अब वो चीज़ खुल करके अगर बोलेंगे कि नहीं हमें आढ़तियों की मोनोपोली चाहिए, ये बात वो खुल करके कैसे बोलें?
और ये कृषि कानून जो हैं वो आढ़तियों की मोनोपोली, उनका एकाधिकार खत्म करते हैं। अब ये बात अगर वो खुल करके अपनी मांग पत्र में लिखेंगे नहीं हमें आढ़तियों की मोनोपोली चाहिए, तो फिर तो वो मतलब अभी जो कुछ भी पर्दे में ढका हुआ है वो सब बेनकाब हो जाएगा। आज कहा है ना राकेश टिकैत ने कि साहब हम 10 महीने तो क्या, हम तो अगले 10 साल तक भी आंदोलन चलाने को तैयार हैं। तो आंदोलन चलाए भाई, 10 साल तक नहीं, 20 साल तक चलाइए। किसी की सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है सिवाय इसके कि जब आप इस तरह की अराजकता दिखाते हैं जो आज दिखाई गई है भारत बंद के नाम पर, और जो पूरी तरीके से विफल है। कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ पॉकेट्स में जहां जहां इनकी अराजकता होती है, जहां ये भीड़ जुटा लेते हैं, अराजक तत्वों को बुला लेते हैं, वहां वहां लोगों को जरूर परेशान कर पाए, पर पूरे भारत में, पूरे जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका। और आप अगर सियासी कारणों से ये आंदोलन चला रहे हैं और चलाना चाहते हैं आगे, तो आपको कौन रोक सकता है। और ये सरकार तो, मुझे ये तो याद नहीं आ रहा कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री अब तक हुआ हो या ऐसी कोई सरकार हुई हो जो जानती है कि ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है, जो जानती है कि इसके पीछे कौन कौन ताकते हैं, जो जानती है कि इन लोगों ने जो है मोटे पैसे पकड़े हुए हैं आंदोलन चलाने के लिए। इसके बावजूद भी आपको छेड़ ही नहीं रही, आपको ये कह ही नहीं रही कि आप उठ के जाइए। तो वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते लेकिन हैं, अंत में वो किसी ओंकार को जी, ये कहने। आज के जी बंद का जी। नफा नुकसान यदि आप देखें तो क्या निकलता है, जहां पर ये अपनी शक्ति दिखा सके वहां इन्होंने जनता को परेशानी में डाला। इसका मतलब जन समर्थन जो है या जनता की सहानुभूति अगर थोड़ी बहुत जहां पर है वो और घट जाएगी, और जहां पर ये अपनी शक्ति नहीं दिखा सके वहां इनकी कलई उतर गई कि देखिए इनके पास क्या समर्थन है या इनकी क्या ताकत है। तो फायदे में किस जगह पे रहे ये? एक्चुअल में क्या है कि आज की जनता बहुत मैच्योर, और जनता में भी जो नई पीढ़ी है वो तो बहुत ही मैच्योर है। एक शब्द का यूज होता है ना, नीट शीट। तो पानी अलग, दूध अलग करने की क्षमता रखती है। वो अच्छे तरीके से जानती है कि कौन क्या खेल खेल रहा है। तो इनको फायदा नुकसान का तो छोड़ ही दें हम लोग, ना ये इनको पता है कि ये यहाँ क्यों बैठे हैं, ना इनको कृषि कानूनों की कोई समझ है। मैं चुनौती देता हूँ इनमें से कोई भी सामने बैठ जाए हमारे और आपके, और जरा हमें ये समझा दे, और लाइव कार्यक्रम में समझा दे कि साहब इन कृषि कानूनों में ये बंद उपबंध है जिनकी वजह से किसान जो है वो मारा जाएगा। और फिर हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि साहब हम जाएंगे और सरकार में बैठे हुए लोगों को, मुख्यमंत्री को ये समझाएंगे कि साहब इन्होंने ये बड़ी मार्के की बात बता दी। तो इसलिए लाभ हानि जो है वो जनता की हो रही है। इनका तो लाभ ही लाभ है, इनकी तो राजनीति चल रही है, इनकी नेतागिरी चमक रही है, रोज इनके इंटरव्यू प्रसारित। ये इस लायक है ही नहीं कि इनको टेलीविजन चैनल अपने प्राइम टाइम में स्थान भी दे। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है इस समय मीडिया में जो मोदी से नफरत करता है, और उसको इस तरह के एलिमेंट, इस तरह के तत्व चाहिए जिनके पास 100, 150, 200, 1000, 2000 लोगों की एक भीड़ हो, और जो न्यू सेंस वैल्यू क्रिएट करने में महारत हासिल कर रखता हो, और जिसको जमीन खिसकी हुई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल जाता हो ऐसे टाइम पर। तो ऐसे टेलीविजन चैनल जो हैं इनको हीरो बनाए हुए हैं। ये कब तक इनका खेल चलेगा, बस यही देखना बात। जी, शायद ये खेल, वही सवाल था हमारा कि शायद ये खेल उत्तर प्रदेश चुनाव तक चले, शायद पंजाब चुनाव तक चले, और जैसा इन्होंने कई बार खुद ही कह रखा है 2024 तक चले। तो फिलहाल अलग अलग रूपों में, अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग नाम से यह खेल आगे भी जारी रहेगा और हम उस पर नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल इस चर्चा के लिए ओंकार चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।